वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मा स्क्वायर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डी फार्मा सोशल फार्मेसी का यूनिट 4, जिसमें है हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। सबसे पहला टॉपिक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है। जब भी कोई इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में फैलता है किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। उस इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। whenever any infection enter in the body with help of lungs are called respiratory infection. It includes various type of infection such as chickenpox, rubella, mump। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पढ़ना है चिकन पॉक्स। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें इस वीडियो में पढ़ना क्या है। कोई भी डिजीज़ है उसका कॉजेटिव एजेंट, कि उसको कॉज कौन कर रहा है, उसकी एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? स्टडी होती है ये कि कोई भी डिजीज़ कोई भी डिजीज़ किस पॉपुलेशन में फैल रही है, ठीक है, किस एज ग्रुप में फैल रही है, कितने लोग उससे मर रहे हैं, डेथ रेट उसकी, कितने लोग उससे अफेक्ट हो रहे हैं, मॉर्बिडिटी रेट, और कितने लोग रिकवर कर रहे हैं डिजीज़ से, उसकी रिकवरी रेट, ठीक है, और उसका कितना टाइम ले रहा है वो बॉडी में फैलने के लिए, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कितना डिजीज़ को टाइम लग रहा है बॉडी में फैलने के लिए और सिम्टम्स अपीयर होने में। टाइम पीरियड बिटवीन स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन इन बॉडी एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स आर कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, हमें इसमें ये एपिडेमियोलॉजी पढ़नी है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कोई भी डिजीज़ बॉडी में किस मोड से ट्रांसमिट हो रही है, मतलब वो एयर ड्रॉपलेट से हो रही है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से हो रही है, अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट की वजह से हो रही है। ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मतलब डिजीज़ के सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, और लास्ट में क्या पढ़ना है हमें? रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। फार्मासिस्ट का क्या रोल है इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो ये सब कुछ हमें इसमें पढ़ना है, इसके एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत वास्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या होता है? चिकन पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि एक वायरस से फैलता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसको हम बहुत इजीली भी याद कर सकते हैं। सब लोगों ने एक वर्ड सुना होगा CV, जो हम कंपनी में देखते हैं जॉब में अप्लाई करने के लिए। तो इसमें हम देखेंगे C मतलब चिकन पॉक्स, V मतलब वेरिसेला जोस्टर वायरस। तो एक वायरल इन्फेक्शन है जो वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है? एज, ये मोस्टली चिल्ड्रन में फैलता है 10 साल के नीचे, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी पावर कम होती है, इसलिए वायरस बॉडी में एंटर कर जाता है, इसलिए चिल्ड्रन में फैलता जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड, इसको 14 से 16 दिन लगते हैं बॉडी में पूरा फैलने के लिए और सिम्टम्स अपेयर करने के लिए। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिंस इट इज़ अ वायरल डिजीज़ हमेशा बॉडी में इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स की वजह से फैलती है। ठीक है, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इनहेलेशन ऑफ एरोजोल फ्रॉम वेसिकुलर फ्लूइड, मतलब कोई भी इन्फेक्टेड फ्लूइड जब कोई नॉर्मल पेशेंट इनहेल करेगा तो उसकी वजह से होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन्फेक्टेड फ्लूइड या फिर इन्फेक्टेड एयर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, अब क्या है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, मतलब इस डिजीज़ के सिम्टम क्या आते हैं पर्सन को। अब चिकन पॉक्स तो सभी लोगों ने सुना होगा। चिकन पॉक्स में क्या आते हैं? बॉडी में रेड रेड पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं ना, और हम रेड पैचेस को क्या बोलते हैं? लेजन्स। ठीक है, रेड पैचेस को हम लेजेंस बोलते हैं, मतलब अब नॉर्मल मास डेवलप हो जाता है रेड कलर का, उसको हम लेजेंस बोलते हैं। और फीलिंग टायर्ड, डिजी, डिक्रीज एपेटाइट कम हो जाना, हेडेक, बॉडी में रेड प्लेप्यूल्स बन जाना, मांस जम जाना। ठीक है, उस पूरी डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स। ये तो हमने चिकन पॉक्स पढ़ा। अब फार्मासिस्ट का क्या रोल होगा चिकन पॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए? हम यहाँ पे प्रिवेंशन पढ़ रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं पढ़ रहे। सबको पहले ये पता होना चाहिए। प्रिवेंशन मतलब डिजीज़ से प्रिवेंट होना, ट्रीटमेंट मतलब उस डिजीज़ को सही करना। ठीक है, फार्मासिस्ट का क्या रोल होगा? फार्मासिस्ट का ये रोल होगा कि फार्मासिस्ट पेशेंट को ये बोले, एजुकेट करे कि वैक्सीन्स लगवाओ। ठीक है, वैक्सीन से तुम प्रिवेंट रहोगे डिजीज़ से। और अगर किसी को चिकन पॉक्स है तो उससे आइसोलेट रहो, पूरे दूरी पे रहो। ठीक है, और क्या होगा? रिड्यूसर, अब क्या होगा? चिकन पॉक्स के एक्सपोजर से कम करो, अपने आप को हाइजीनिक रखो, इसको एजुकेट करना पेशेंट को। ये सारे फार्मासिस्ट के रोल हो जाते हैं। यहाँ पे प्रिवेंशन पढ़ रहे हैं, फिर से बता रही हूँ, ट्रीटमेंट नहीं पढ़ रहे। ये तो हमारा चिकन पॉक्स का हो गया। अब क्या आता है हमारा मेजल्स। सबसे पहले ये कि जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है ना, वो बॉडी में ज़्यादातर 99% वायरल इन्फेक्शन बॉडी में इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स की वजह से फैलता है, जिसको दूसरा पर्सन इनहेल करता है। ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ट्रेवल होता है, और ये भी चांसेस होता है कि बॉडी में वो वायरस इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड से ट्रेवल करे। ठीक है, अब क्या आता है हमारा मीजल्स। मीजल्स एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी में रेड
पैचेस बहुत ज़्यादा अमाउंट के पड़ने शुरू हो जाते हैं। होता है चिकन पॉक्स में भी, लेकिन इसमें रेड पैचेस बहुत ज़्यादा हो जाता है और पूरी हमारी आइस इन्फ्लेम हो जाती है। ठीक है, पहले हमें देखना है मीजल्स का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है। मीजल एक वायरल डिजीज़ है जो कि मॉर्बुली वायरस के कॉजेटिव एजेंट की वजह से ट्रेवल होता है बॉडी में, आता है बॉडी में। अब इसका एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, ये भी ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। बच्चों में इम्यूनिटी की बहुत कमी होती है, इसकी वजह से कोई भी वायरस बॉडी में ईजिली ट्रेवल कर जाता है, इसलिए वायरल डिजीज़ ज़्यादातर बच्चों में इफेक्ट करती है। इंक्यूबेशन पीरियड का 10 से 14 दिन होता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हम यहाँ पे देख ही रहे हैं इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कोल्ड कफ, आँखों में रेडनेस हो जाना, बॉडी में रेड स्पॉट्स पड़ जाना, फीवर। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है मैंने पूरी की पूरी। रेड आइज को हम कंजक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैंने बताया, वायरल इन्फेक्शन हमेशा हमारा एयर ड्रॉपलेट से ट्रेवल करता है बॉडी में, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स बाय एयरबॉर्न स्प्रेड। जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है, छींकता है, तो उसके इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स बॉडी में मीजल्स कॉज कर देते हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट का क्या रोल होगा, इसको ट्रीट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को एजुकेट करिए। हमें हर चीज़ किसी चीज़ में लिखना है। अगर आपको कोई पेपर के टाइम पे नहीं याद आया ना, बस यही लिखना है कि पेशेंट को ये एजुकेट करना है कि वो वैक्सीन्स लगवाए, अपने आप को हाइजीनिक रखे, मास्क पहने, बाहर जाते वक्त, खाने से पहले, खाने के बाद प्रॉपर हाथ धोए। अगर उसे पता है कि कोई पर्सन कोई इन्फेक्शन से पहले से ही अफेक्टेड है, तो उसको क्वारंटाइन के लिए एजुकेट करे और ख़ुद को, पेशेंट को आइसोलेट रहना चाहिए। ठीक है, ताकि उससे वो दूर रहे इन्फेक्शन से। ये हमारा हो गया मीजल्स। अब क्या पढ़ना है हमें, रूबेला। रूबेला भी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी में रैश धीरे धीरे करके डेवलप होता है। सबसे पहले रैश क्या होता है, पहले हम ये पढ़ते हैं इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है। मीजल्स को हम रूबेला को हम जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स मीजल्स जैसे होते हैं। ठीक है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, रूबेला वायरस, इसके नाम से कॉजेटिव एजेंट आ रहा है इसका। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, ये हर किसी एज ग्रुप में फैलता है ये, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है। ठीक है, और ये मतलब ये होता है कि धीरे धीरे करके स्प्रेड होता है बॉडी में, तो ये हर किसी एज ग्रुप में फैलता है। इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 12 दिन का होता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, जो इसमें बॉडी में रेड पैचेस डेवलप होते हैं ना, सबसे पहले वो मुंह पे आते हैं, फिर नेक पे आते हैं, नेक पे आने के बाद वो धीरे धीरे करके पूरी बॉडी में ट्रेवल होते हैं। हमारे पास 3 कंडीशन होती है, मीजल्स, मम्प, रूबेला। ठीक है, हमने मीजल्स पढ़ लिया, रूबेला पढ़ रहे हैं, और मम्प। ये तीनों के मोस्टली सिम्टम्स सेम होते हैं, और इनकी जो वैक्सीन आती है वो पूरी एक ही होती है। उस वैक्सीन को बोलते हैं हम MMR वैक्सीन। ठीक है, वो एक ही वैक्सीन तीनों से प्रिवेंशन के लिए हेल्प करती है। अब क्या इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पढ़ना है हमें, पढ़ लिया हमने। रनी नोज, रेड पैचेस स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू नेक एंड देन स्प्रेड टूवर्ड पूरी फुल बॉडी। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इसका, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, वही वाला है हमारा, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स की वजह से होता है, या फिर ये प्रेग्नेंट वुमेन से फीटस में भी चला जाता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। ठीक है, अब क्या है हमारा प्रिवेंशन में, हमें हर किसी में सेम लिखना है, इसलिए प्रिवेंशन का मैंने हर जगह मेंशन नहीं किया है। जो मैंने ऊपर बताया था वही पढ़ना है। अगर ज़्यादा पढ़ना है आप लोगों को तो एक बार ऊपर से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट है ज़्यादा पढ़ना इसका। अब क्या है मम्प एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे ईयर के नीचे पैरोटिड ग्लैंड होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड का काम क्या होता है, हमारे माउथ में सलाइवा सिक्रीट करना। ठीक है, तो मम्प की कंडीशन में क्या होता है, वो पैरोटिड ग्लैंड इन्फ्लेम हो जाते हैं, जिसकी वजह से माउथ में सलाइवा रिलीज नहीं हो पाता और फूड का डाइजेशन ईजिली नहीं हो पाता। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। मम्प को इसलिए हम पैरोटिटिस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो पैरोटिटिस मतलब हमारा पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो गई। किस वायरस की वजह से हो रहा है ये, किस वायरस की वजह से बॉडी में हो रहा है ये, पैरामॉक्सी वायरस की वजह से। पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, पैरामॉक्सी वायरस। देखो पैराटिटिस, पैरामॉक्सी वायरस, PP ईजिली याद हो जाएगा। ये मोस्टली बच्चों में फैलता है। इसके 2 से 3 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है इसका, मैंने बताया ना, नेक में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो क्या होगा, पूरे चीक्स हमारे स्वेल हो जाएंगे, माउथ स्वेल हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमारे और क्या होगा, जो जॉ है वो स्वेल हो जाएंगे। तो ये हमारा इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है। सिम्टम्स होते हैं पफी चीक्स, स्वलन जो, लॉस ऑफ एपिटाइट, सलाइवरी ग्लैंड का स्वेलिंग ईयर्स के नीचे। फार्मासिस्ट का रोल ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिए।
अब क्या है, इन्फ्लुएंज़ा, सबसे ही खतरनाक डिजीज़। इन्फ्लुएंज़ा को फ्लू भी बोला जाता है, FLU, क्योंकि ये फ्लू लाइक सिम्टम्स, कोल्ड एंड कफ लाइक सिम्टम्स बॉडी में प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले इन्फ्लुएंज़ा किसकी वजह से फैलता है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, इन्फ्लुएंज़ा वायरस। ठीक है, इन्फ्लुएंज़ा वायरस यहाँ पे लिखा होगा, मैंने लिखा नहीं है इन्फ्लुएंज़ा वायरस, लेकिन इसका कॉजेटिव एजेंट इन्फ्लुएंज़ा वायरस होता है। ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस क्या होता है, RNA, हमारा वायरस हमेशा वायरस या तो DNA वायरस होता है हमारा, या फिर RNA वायरस होता है। वायरस के अंदर एक ही जेनेटिक मटेरियल फाउंड होता है, या तो DNA या तो RNA, कभी भी दोनों फाउंड नहीं होते। ठीक है, तो इन्फ्लुएंज़ा क्या है, RNA वायरस। अब ये RNA वायरस में, ये RNA वायरस करता क्या है, इसके 4 स्ट्रेन्स होते हैं इन्फ्लुएंज़ा वायरस, A B C D, जिसमें कि A B और C होते हैं जो ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करते हैं, D वाला सिर्फ और सिर्फ काऊ को इन्फेक्ट करता है। इन्फ्लुएंज़ा A के भी फर्दर स्ट्रेन्स है, HN1, HN2, H5N1। ठीक है, तो ABC होता है जो ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करता है, D वाला सिर्फ और सिर्फ काऊ को इन्फेक्ट करता है। बहुत कम चांसेस होता है कि ये ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करे। इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होते हैं, सेम टू सेम कोल्ड एंड कफ की तरह इसके होते हैं। ये बॉडी में जाके स्नीजिंग प्रोड्यूस करवाता है, चिल्स मतलब ठंडा ठंडा लगता है पर्सन को, और क्या होता है, पूरी बॉडी में दर्द होता है, खाना पीना, भूख लगनी बंद हो जाती है, नाक के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, पूरी बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं जो हमें कोल्ड एंड कफ के टाइम में आते हैं ना, वो वाले। इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, अभी वायरल डिजीज़ है तो ये पूरी बॉडी में फैलेगी। हर किसी एज ग्रुप का पर्सन इससे वल्नरेबल होता है, इससे बहुत सेंसिटिव होता है। पीरियड क्या करता है, इसको 2 से 3 दिन लगते हैं बॉडी में फैलने के लिए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे कि कोल्ड एंड कफ है वो भी इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट से फैलता है, तो ये भी हमारा बॉडी में इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स की वजह से फैलता है। और फार्मासिस्ट को, पेशेंट को ये एजुकेट करना चाहिए कि वो वैक्सीन्स लगवाए और वो मास्क पहन के निकले, प्रॉपर सैनिटाइज़र यूज़ करे, अपना एनवायरनमेंट हाइजीनिक बना के रखे। ठीक है, ताकि उससे उस डिज़ीज़ से प्रिवेंशन रहे। फिर नेक्स्ट क्या आता है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक तरीके का इन्फेक्शन होता है जो कि बैक्टीरिया की वजह से बॉडी में फैलता है। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से बॉडी में फैलता है। कौन सा पॉजिटिव एजेंट होता है इसका, कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। देखो, DC, ठीक है, डिप्थीरिया किसकी वजह से होता है, कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, जो कि एक बैक्टीरिया होता है। तो ये बॉडी में कैसे फैलता है, ये बॉडी में कफ की वजह से, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफ करता है, स्नीज करता है, ठीक है, या फिर उसको कोई बॉडी में सोर होता है, मतलब कि ओपन बाउंड, उससे दूसरा इन्फेक्शन पर्सन टच कर दे, उसकी वजह से होता है। क्योंकि ओपन बाउंड्स में वायरस क्या, बैक्टीरिया क्या होगा, एनवायरनमेंट में जाएगा, एनवायरनमेंट से दूसरे पर्सन में जाएगा। ठीक है, तो ओपन बाउंड्स की वजह से भी होता है ये। और ये हर किसी एज ग्रुप में फैलता है, ज़्यादातर बच्चों में फैल जाता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। इंक्यूबेशन पीरियड का 2 से 5 दिन होता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, डिप्थीरिया एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसमें हमारे जो टॉन्सिल्स होती है, टॉन्सिल्स क्या होती है, जो माउथ में पीछे को प्रेजेंट होता है, जो कि इन्फेक्शन को ट्रैप करता है। हमारे माउथ में जो इन्फेक्शन होता है ना, टॉन्सिल्स उनको ट्रैप करते हैं। तो फिर क्या होता है, इस कंडीशन में कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया इस टॉन्सिल्स के ऊपर लेयर बनाता है और उसको इन्फ्लेम कर देता है, इन्फ्लेमेशन। तो डिप्थीरिया में क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस, मतलब टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। और क्या होगा, स्वलन ग्लैंड्स, अगर ये स्वेल होंगे तो फिर हमारे जो नेक में ग्लैंड्स होंगे वो भी स्वेल हो जाएंगे, खाना खाने में, स्वेल करने में प्रॉब्लम होगी और डिस्कम्फर्ट होगा हमें। वो इसके सारे के सारे सिम्टम्स हैं। क्लिनिकल रोल ऑफ फार्मासिस्ट आप लोगों को पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। वूपिंग कफ, अब आप लोगों ने सुना ही होगा, काली खांसी, सभी ने सुना होगा काली खांसी, बहुत गंदी वाली खांसी होती है, तो वो होता है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ एक कंडीशन होती है जिसको हम पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, क्योंकि इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस। बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस बॉडी में जाता है इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स की वजह से, या फिर इन्फेक्टेड सब्सटेंस, जो मतलब मान लो इन्फेक्टेड, हमारे आसपास कोई भी इन्फेक्टेड कपड़ा पड़ा हुआ है या फिर कोई सब्सटेंस पड़ा हुआ है, उसको नॉर्मल पर्सन ने टच कर दिया, उसकी वजह से भी उन इन्फेक्टेड सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, फोमाइट्स। ठीक है, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, इन्फेक्टेड फोमाइट्स की वजह से बॉडी में जाता है ये बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया, और बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर होता है बॉडी में, वॉमिटिंग आनी, रनी नोज़, और क्या होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है,
एपिडेमियोलॉजी हर किसी एज ग्रुप में फैलता है, 7 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन होता है। फार्मासिस्ट का रोल हर किसी में सेम है। मेनिंगोकॉकल मेनिंजाइटिस। मेनिंगोकॉकल मेनिंजाइटिस एक कंडीशन होती है जिसमें हमारा ब्रेन इन्फ्लेम होना शुरू हो जाता है। मीनिंग्स हमारी ब्रेन की लेयर होती हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती हैं एक्सटर्नल प्रेशर से। तो मेनिंजाइटिस में क्या होता है, ब्रेन की लेयर इन्फ्लेम हो जाती है जिसकी वजह से ब्रेन में चांसेस होता है कि ब्रेन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए। ठीक है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, निसीरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, बैक्टीरिया होता है ये। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, किसी कैरियर से क्लोज कांटेक्ट में रहना और उसकी इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स मतलब रेस्पिरेटर थ्रोट सिक्रीशन को इनहेल करना। ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, सिंस इट इज़ प्रॉब्लम रिलेटेड टू ब्रेन, देन इसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी, सिम्टम्स होंगे वो ब्रेन से रिलेटेड होंगे, मतलब बॉडी में जर्की मूवमेंट्स, मतलब इम्प्रॉपर मूवमेंट आ जाना। ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट होना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कम, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कम हो जाना, ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटी कम हो जाना, नेक में स्टिफनेस, फीवर, ये सब कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। अब इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, ये ज़्यादातर बच्चों में होता है और बड़े भी इसमें खतरे के रिस्क में रहते हैं। इंक्यूबेशन 3 से 4 दिन होता है इसका। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नाम से पता चल रहा है, ऐसा इन्फेक्शन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा आता है माउथ, ठीक है, माउथ, फेरिंक्स आता है हमारे और ईयर्स आते हैं। और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है हमारा, एपिग्लोटिस, लेरिंक्स और ब्रोंकस। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इन्फेक्ट होंगी, माउथ, लेरिंक्स इन्फेक्ट होगा और ईयर इन्फेक्ट होंगे। और लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में क्या क्या इन्फेक्ट होगा हमारा, लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस और एल्वियोलाई। ठीक है, इनमें इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है। और ये किस वजह से होता है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया और डिजीज़ की वजह से कॉज हो सकता है। कोई भी एक माइक्रोऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन कॉज नहीं करता। वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन कॉज करते ही करते हैं थोड़े टाइम के लिए। कौन कौन से होते हैं वो, राइनो वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा, कोरोना वायरस, मीजल्स, मम्प, रुबेला, ये सारे के सारे जो भी इन्फेक्शन बॉडी में एयरबॉर्न रूट से जाते हैं वो सब कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं। एपिडेमियोलॉजी रेस्पिरेटरी सिस्टम हर किसी एज ग्रुप में हो जाता है। मोस्टली ये 2 से 14 दिन लगाते हैं पूरी बॉडी में फैलने के लिए और सिम्टम्स अपीयर होने के लिए। ठीक है, अब क्या पढ़ना है हमें, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो लंग्स को इन्फेक्ट करती है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। हर किसी एज ग्रुप का इंसान इससे खतरे में होता है। 2 से 12 हफ्ते लगते हैं इसको बॉडी में ट्रैवल करने के लिए। ये ट्रांसमिट कब होता है, जब कोई पर्सन स्नीज करता है तो उसका जो स्प्यूटम होता है मतलब बलगम, अगर दूसरे पर्सन ने इनहेल कर लिया, इंजेस्ट कर लिया, उसकी वजह से, कोई ओवर क्राउडिंग जगह पे कोई गया है, पुअर वेंटिलेशन है उस जगह पे, अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, उसकी वजह से चांसेस होते हैं कि ये बैक्टीरिया लंग्स में ट्रैवल कर जाए। तो ये लंग्स के थ्रू होता है पूरा इन्फेक्शन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, अगर ये लंग्स को इन्फेक्ट कर जाए तो क्या होगा, कफ, फीवर, वेट लॉस, एनोरेक्सिया मतलब भूख खत्म होनी शुरू हो जाएगी। फिर क्या आता है हमारा इबोला वायरस डिजीज़। इबोला वायरस डिजीज़ जो कि रिसेंट में ही आया है। इबोला वायरस डिजीज़ क्या होता है, ये हमारे ग्रुप ऑफ वायरस की वजह से होता है। इबोला वायरस, सुडान वायरस, स्टोन वायरस, इसकी वजह से होता है। ये करता है बॉडी में जाता है और ब्लड वेसल्स को इन्फ्लेम करना शुरू कर देता है। ब्लड वेसल्स इन्फ्लेम होंगे तो बॉडी में ब्लड ट्रेवल नहीं हो पाएगा और ब्लड वेसल्स में ब्लीडिंग कॉज कर देता है। ठीक है, तो उसके सिम्टम्स भी यही होते हैं, ब्लीडिंग कॉज कर देना। अगर ब्लड बॉडी में ट्रेवल नहीं हो पा रहा ब्लड में ब्लीडिंग की वजह से ब्लड वेसल्स में, तो क्या होगा, बॉडी के ऑर्गन्स जैसे लीवर और किडनी काम नहीं कर पाएंगे, वीकनेस होनी शुरू हो जाएगी, पेन होना शुरू हो जाएगा बॉडी में। ठीक है, फीवर आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। और इसका मैंने बताया है मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इसका।
मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड, अगर बॉडी फ्लूइड इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में वाउंड के थ्रू चला गया, उसकी वजह से हो सकता है। फोमाइट्स इन्फेक्टेड सब्सटेंस को टच करने की वजह से हो सकता है, ठीक है। अब कंटामिनेटेड फूड खाना, मतलब ऐसा इन्फेक्टेड मीट खाना, ऐसा मीट खाना जो वायरस से इन्फेक्टेड हो, उसकी वजह से भी ये वायरस बॉडी में जा सकता है। ये मोस्टली 5 to 14 ईयर एज ग्रुप में हाई मतलब कि लोअर 5 से 14 एज ग्रुप में कम होता है, लेकिन बच्चों जैसे 2 से 4 साल के बच्चे हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है और उनका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 21 डेज होता है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दूसरे टाइप का इन्फेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।